Coulomb's inverse square law. It states that the magnitude of electrostatic force between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे लाइक चार्जेस हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पे दो प्रोटॉन्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, यानी इनके बीच जो है एक रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, आपने दो प्रोटॉन्स लिए, उनके बीच भी एक रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, उनके बीच में भी रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे को पुश करेंगे ऑपोजिट साइड्स में। ठीक है, अगर हम अनलाइक चार्जेस लें, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे लाइक चार्जेस एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, है ना, तो इन दोनों का ही फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे की तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या, अब फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड करें, इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो माना पहला चार्ज जो है वो, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, वो F1 फोर्स लग रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे। हम ये जानते हैं कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, यानी इस लॉ से हम केवल मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले ऑब्जेक्ट पे अगर F1 का फोर्स लग रहा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी F1 का फोर्स ही लगेगा। ठीक है, मान लिया अगर हमारा पहला चार्ज जो है वो 1 कूलम का है और दूसरा 5 कूलम का है, तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। पहला चार्ज हमारा 1 कूलम का है, दूसरा चार्ज हमारा 20 कूलम का है, तो भी मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो सेम रहेगा। ठीक है, यानी दोनों ही कंडीशन में चाहे चार्जेस की वैल्यू कुछ भी हो, पर फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा। तो पहले केस में हमने मान लिया कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, वो दोनों ही चार्जेस पर F1 लग रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरे में जहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वहाँ पर F2 लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर F3 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब डायरेक्शंस तो हमें मालूम है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये फोर्स कितना लग रहा है, तो इसे करने के लिए क्या, कहाँ से निकालेंगे मैग्नीट्यूड, कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम फाइंड करेंगे कूलम्स लॉ से। ठीक है, माना हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Q का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2, जो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, R है, और इन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ F। ठीक है, हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्शन फोर्स है, हम बस ये जान रहे हैं कि हमारे पास Q1 Q2 चार्जेस हैं कोई, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं मालूम, हम लोग सिर्फ ये लेकर के चल रहे हैं कि ये दो हमारे पास चार्जेस है Q1 और Q2 जो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ F।
तो इन दोनों ही चार्जेस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, ठीक है, और इसी तरह से F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, ठीक। जब इन दोनों ही इक्वेशंस को हम मिला देंगे, साथ में ले लेंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों ही चार्जेस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, किनके बीच की, इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। अब ये फोर्स उस पर भी तो डिपेंड करेगा। चलो कैसे डिपेंड करेगा ये भी देख लेते हैं। तो ये पाया गया कि जो ये फोर्स है, ठीक है, जो इन पर लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, ओके, मीन्स 1/r²। अगर हम ये सोचें, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब कि अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डबल कर दें, ठीक है, यानी अगर हमने इसको 2 लिया है तो इसको हम क्या करें, डबल कर दें, यानी 4 कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो जो इसके लगने वाला फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ठीक है, वो इसका 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस डिस्टेंस को हम 3 गुना कर दें तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/9 हो जाएगा घटकर, ठीक है, यानी वो और डिक्रीज हो जाएगा और घट जाएगा और 1/9 हो जाएगा, ओके। तो जो ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² ले लिया हमने, इसे हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब इन दोनों ही इक्वेशन की हेल्प से दोनों को ही हम कंबाइन कर दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया जिसे हमने C से रिप्रेजेंट कर दिया। इस कांस्टेंट को कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 8.987551 सो ऑन इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्योंकि ये 8.98 है इसलिए इसे हम 9 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। हमने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो देख ली, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, तो इसी को जो हमारा फॉर्मूला बना था F इज इक्वल टू C Q1 Q2/r², इसके हम C के लिए बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू F/r² Q1 फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं, तो r² है तो मीटर स्क्वायर हो गया। कूलम्स की ये जो है वो चार्जेस की यूनिट है, तो 2 टाइम्स है कूलम इंटू कूलम, तो इसे हमने कूलम स्क्वायर लिख लिया। तो C जो कूलम्स कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू और यूनिट क्या हुई, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ओके। तो जो हमारा कूलम्स कांस्टेंट था इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 1/4πε0, ठीक है। अब हम ε0 समझ लेते हैं कि ये क्या है। ε0 है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आप यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करते हैं C इज इक्वल्स टू 1/4πε0, जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो ε0 की वैल्यू आएगी 8.854187 सो ऑन इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर 8.854 तक ले लेते हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं, ठीक। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी,
बताइए, आप सोच सकते हैं? इसे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो इसकी जो यूनिट होगी वो कूलम्ब कांस्टेंट के यूनिट के रेसिप्रोकल होगी, है ना? क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट के रेसिप्रोकल है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो वहाँ से आप देखिए C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो यूनिट होगी वो कूलम्ब कांस्टेंट की रेसिप्रोकल होगी। तो कूलम्ब कांस्टेंट की जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको हम पलट दें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमारी क्या आ गई? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू और यूनिट क्या हुई? 8.854 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।